फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 7 जिसका नाम है रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी, क्लास 9th। इन ऑर्डर टू फ्री इंडिया फ्रॉम स्लेवरी ऑफ ईयर्स, इंडिया को स्लेवरी से आज़ाद कराने के लिए हमारे जो इंडिया के जो इंडियंस थे, असंख्य कंट्रीमैन ने फोर्ट किया था बहादुरी से, लॉयल्टी से, डेडिकेशन से, करेज से। वन ऑफ दीज पैट्रियट्स, और इनमें से एक देशभक्त है जो कि एक ग्रेट हीरो और देशभक्त है जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्होंने इंडिया को, अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं फ्रॉम स्लेवरी से, और अपनी लाइफ को भी इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ही इज़ कंसीडर्ड ऑन पर विद गांधी जी एंड भगत सिंह इन पॉपुलरिटी इन द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में जितना गांधी जी और भगत सिंह के नाम आते हैं उतना ही जो है हमारे जो है नेताजी वो भी इतने ही ज़्यादा पॉपुलर है। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्लोगन देते हैं, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी इनको बोलते हैं पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बिकॉज ऑफ हिज अनफैथोमेबल पैट्रियटिज्म। तो गांधी जी नेताजी को क्या बोलते हैं कि तुम देशभक्तों के देशभक्त हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो है अतुलनीयता जो देशभक्ति है ना उनकी, इस वजह से। हिज पॉलिटिकल राइवल, इनके जो पॉलिटिकल राइवल थे जिनका नाम था पी सीतामरवैया, डिस्क्राइब हिम एज अ पॉलिटिकल फिगर की तरह इनको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ये है लाइक अलेक्जेंडर, सीजर एंड कॉमवेल की तरह है। अब यू मस्ट नो दैट द टाइटल लोकमान्य जो है उसको ये टाइटल जो है लोकमान्य ये यूज़ होता है बाल गंगाधर तिलक के लिए, महामाना जो है मोहन मालवीय के लिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, महात्मा फॉर मोहन दास करमचंद गांधी के लिए, और इन सेम वे में हम क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बुलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अर्ली लाइफ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है तो 23 जनवरी 1897 एडी में कटक उड़ीसा में हुआ था टू प्रभवती एंड जनकिनाथ बोस। मतलब जनकिनाथ बोस इनके फादर थे और उनकी मदर का नाम प्रभवती था, और उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। ही वॉज द 9th ऑफ 14 सिबलिंग, 14 भाई बहन थे, 14 में थे 9th ये थे। एंड एट द एज ऑफ 5 की एज पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंग्लिश प्रोटेस्टेंट स्कूल इन कटक में भेजा जाता है। एंड ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट एंड ऑलवेज मेड प्रोग्रेस इन स्टडी। इनका जो है जो माइंड था वो बहुत ही शार्प था, तेज था, और उन्होंने हमेशा अपनी स्टडीज़ में प्रोग्रेस किया है। ही वॉन द अफेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स, जितने भी टीचर्स से सभी के अफेक्शन को इसने प्राप्त किया है, जीत लिया है। एंड ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इंग्लिश स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण ही हेटेड ब्रिटिशर्स को, स्टार्टिंग से ये हेट करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन के बाद ये ज्वाइन करते हैं रावेंशा कॉलेजिएट स्कूल को, एंड फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से ये पास करते हैं मैट्रिकुलेशन इन 1913 एंड स्टूड सेकेंड इन द प्रोविंस में। और मैट्रिक की जो एजुकेशन है ये इनकी जो 10th के बाद मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मतलब 10th में ये 1913 में करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं ये पूरे प्रोविंस में सेकेंड आते हैं। ऑटोन कंट्रोवर्सी होता है विवाद। तो सुभाष चंद्र बोस एडमिशन लेते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता फॉर हायर एजुकेशन के लिए, और ये पास करते हैं अपने एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास इन 1915 एडी में। अब आफ्टर दैट ही कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज़ को, एंड जस्ट देन एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इनकी लाइफ में होता है जो इनकी लाइफ को चेंज कर देता है। कॉलेज के प्रोफेसर E.F. ऑटोन एंड J.W. होम्स ये क्या करते थे, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत गंदे तरीके से मिसबिहेव करते थे एंड मेक एब्यूजिव रिमार्क्स रिलेटेड टू इंडियन नेशनलिटी, और इंडियन नेशनलिटी से रिलेटेड उनको एब्यूजिव रिमार्क्स दे देते थे इनको, मतलब कि गालियाँ देते थे इनको, अपमान करते थे। एंड सम इंडियन स्टूडेंट्स जो है अटैक कर दिया, कुछ इंडियन स्टूडेंट ने ऑटोन पर अटैक कर दिया, एंड सुभाष वॉज नॉट अमंग देम, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनमें से नहीं थे, उन्होंने अटैक नहीं किया था, बट वो एक आई विटनेस थे इस इंसिडेंट के लिए। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं नाम बताऊंगा जिन लड़कों ने अटैक किया है, तो इसको स्कूल से निकाल दिया गया, एक्सपेल फ्रॉम द कॉलेज से इनको निकाल दिया गया एज अ पनिशमेंट के तौर पर। इसके बाद इनकी जो है लाइफ चेंज हो जाती है। ये 1917 एडी में ये ज्वाइन करते हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज को,
हेयर ये यहाँ पर फिर ये मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं, विजिट करते हैं फोर्ट विलियम सेवरल टाइम्स एज अ कैडेट। कैडेट होता है कि यंग ट्रेनर, जो आर्म्ड सर्विसेज और पुलिस में जो यंग ट्रेनर होता है ना वो, तो ये मिलिट्री एजुकेशन लेते हैं और फिर फोर्ट विलियम्स को मिलते हैं बहुत सेवरल टाइम्स कैडेट के तौर पर। अब लेटर दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस जो है कम इन हैंडी इन द ऑपरेशंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर इससे शुरू किया जाता है। एंड ही पास इसके अपनी ग्रेजुएशन को, ये फिलोसफी इन 1919 में ये अपनी ग्रेजुएशन जो है फिलोसफी में कंप्लीट कर लेते हैं। आइडियल्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियल्स थे वो देखो, जब ये यंग थे ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस, ये डिसिप्लिनरी, इनकी जो मदर थी प्रभावती इनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन में रहती थी। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय हेडमास्टर, अपने स्कूल के जो हेडमास्टर है उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ये, बेनी माधव जिनका नाम था। एंड वन ही ग्रू अप, जब ये ग्रू बड़े होते हैं, जब इनका जो है इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रामकृष्ण परमहंस एंड विवेकानंद से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एंड वॉज वंस डीपली इमर्स्ड इन स्पिरिचुअलिटी, और ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं बिल्कुल। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द आइडियाज़ ऑफ अरविंद घोष के आइडियाज़ के सपोर्टर थे ये, रविंद्रनाथ टैगोर के भी। एंड लेटर ही एक्सेप्टेड देशबंधु चित्तरंजन दास एज इज गुरु, और बाद में ये देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना गुरु बना लेते हैं। अब इसके बाद देखो इनसे एंट्री इन नेशनल पॉलिटिक्स में जब इनकी एंट्री होती है तो इन 1919 एडी में सुभाष चंद्र बोस के जो फादर हैं इनको इंग्लैंड भेज देते हैं, क्या पास करने के लिए, आईसीएस एग्जामिनेशन को। ही सिक्योर 4th प्लेस इनका आता है आईसीएस एग्जामिनेशन, जो कि 1920 एडी में होती है। एंड नाउ ही हैड टू, अब इसकी लाइफ में एक टफ डिसीजन आता है कि चाहे तो तुम ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग बनाकर बाय बिकमिंग आईसीएस बनकर यहीं रहो, एक बढ़िया अच्छी लग्जरियस लाइफ जियो, और या फिर तुम गिव अप, इस पोस्ट को छोड़ो और अपनी सेक्रीफाइस करो अपनी लाइफ को इन द सर्विस ऑफ द मदरलैंड, अपनी इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए तुम उसकी सर्विस में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। तो इनके पास ये 2 ऑप्शन थे, चाहे तो तुम लग्जरी लाइफ जियो आईसीएस ऑफिसर बन के, और या फिर तुम अपनी कंट्री के लिए सर्विस करो वहाँ पर जाकर। तो ही डिसाइड टू एंटर नेशनल पॉलिटिक्स, ये नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर करना इन्होंने डिसाइड किया बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द आईसीएस से रिजाइन करके। ये अब ही रीच इंडिया में आ जाते हैं ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921 एडी। आफ्टर रिजाइन करने के बाद फिर ये इंडिया में आ जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर 1921 एडी में। एंड 16 जुलाई 1921 एडी ही रीच, मुंबई में ये रीच करते पहुंचते हैं, मैट गांधी जी से ये मिलते हैं। एंड ही हैड 3 क्वेश्चंस थे इनके माइंड में गांधी जी से पूछने के लिए कि हाउ कैन कांग्रेस प्रोग्राम्स, कि कैसे कांग्रेस के प्रोग्राम्स जो है टैक्स की पेमेंट देने के लिए रोकेंगे। एंड सेकंड था इसका, हाउ विल द ब्रिटिश लीव इंडिया, इंडिया को कैसे छोड़ेंगे ब्रिटिशर्स एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तौर पे ही पूछते हैं। एंड सी हाउ विल गांधी जी, कैसे गांधी जी आप कैसे 1 साल के अंदर स्वराज के प्रोमिस को फुलफिल करोगे। तो ये 3 क्वेश्चंस इन्होंने गांधी जी से पूछे। अब गांधी जी जो क्या करते हैं, तीनों के आंसर देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला आंसर मिलता है ना इनको, इनसे तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 मिलते हैं ना, इनसे ये सेटिस्फाइड नहीं होते, कुडंट सेटिस्फाई हिम। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता जाते हैं ऑन द सजेशन, गांधी जी के सजेशंस पर, एंड मीट चित्तरंजन दास को ये मिलते हैं और उनको अपने पॉलिटिकल गुरु के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। जो मूवमेंट थी वो गोइंग ऑन अक्रॉस द कंट्री पर चल रही थी, कंट्री में चल रही थी मूवमेंट। जब अनाउंसमेंट होती है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया में आते हैं, तो ये अनाउंसमेंट की जाती है कि प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आ रहे हैं। तो ये जंप करते हैं मूवमेंट में एंड स्टार्ट करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स के टूर को अपोज करना। तो वो इंडिया में आ रहे हैं ना, तो उसको अपोज करते हैं कि ये यहाँ ना ही आए तो बढ़िया, मतलब ये आ रहे हैं ना टूर, जैसे जैसे चल रहे हैं यहाँ कहीं कहीं देखने जा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट थी वो पैनिक, गवर्नमेंट जो बिल्कुल घबरा जाती है। जो चित्तरंजन दास अपॉइंटेड हिम, तो चित्तरंजन दास जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे वो इनको प्रिंसिपल बना देते हैं नेशनल कॉलेज के। एंड ही इज अमेजिंग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज एंड इलोक्वेंट स्पीचेस बिगेन टू कास्ट हिज स्पेल इन बंगाल। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है 10 दिसंबर 1921 में, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट अरेस्ट, ये इनकी फर्स्ट अरेस्ट था। इसके बाद इनको जेल में जाते हैं, ये टोटल ऑफ 11 टाइम्स जाते हैं। कितने टाइम में जाते हैं? 20 ईयर्स में 11 टाइम्स तो ये जेल में जाते हैं। एंड टिल ही डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया, जब तक ये इंडिया से डिसअपियर्ड नहीं हो जाते, जब तक ये 20 में से 11 टाइम्स, 20 ईयर्स में से 11 टाइम्स जेल में गए हैं। वर्क फॉर स्वराज पार्टी के लिए इन्होंने क्या काम किया? आफ्टर द चोरी चारा
इंसिडेंट जो होता है 1922 एडी में, जहाँ पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी जाती है, जिसमें से 21 पुलिसमैन जो है जलकर मर जाते हैं। तो सस्पेंड कर देते हैं गांधी जी इस मूवमेंट को। तो जब गांधी जी सस्पेंड करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सुभाष जो है एक्सप्रेस करते हैं अपनी बहुत बिल्कुल पीड़ा को बाय कॉलिंग इट, इसको क्या बोलते हैं कि नेशनल कैलामिटी, इसको एक नेचुरल राष्ट्रीय जो है नेशनल आपदा इसको बोलकर अपनी पीड़ा को वो एक्सप्रेस करते हैं। ही अलोंग इनके साथ इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, मेंटर थे, जो चित्तरंजन दास फॉर्म करते एक स्वराज पार्टी को, ये फॉर्म करते हैं इनके गुरु और नेताजी। ऑन अपोजिंग द बंगाल ऑर्डिनेंस, जो बंगाल ने ऑर्डिनेंस इशू किए थे उनको अपोज कर रहे थे। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज हिम ऑफ हैविंग अ रिवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, इनको एक्यूज करती है कि तुम क्या कर रहे हो, एक रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी, तुम एक प्लान बना रहे हो, क्रांतिकारी जो है तुम प्लान बना रहे हो। एंड फिर इनको फिर से अगेन अरेस्ट किया जाता है एंड इनको सेंड हिम टू मंडलाय जेल इन बर्मा के अंदर जो जेल होती है वहाँ भेज दिया जाता है। एंड लेकिन इनको प्राउड फील होता है इस जेल में आकर यहाँ पर रहकर, क्योंकि इनसे पहले जो लीडर्स थे जैसे तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, इस जेल में रह चुके थे, तो इनको भी अच्छा फील हो रहा था, वो मैं यहाँ रह रहा हूँ। 2 years इस लेटर के बाद इनको कलकत्ता लेके आ जाता है, क्योंकि इनकी जो हेल्थ थी वो बिगड़ जाती है, तो इनको छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद देखो 1923 एडी में जब CR दास जो है मेयर बनते हैं कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, तो ही अपॉइंट नेताजी को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर इनको अपॉइंट करते हैं। वाइल इन दिस पोजीशन में ही चेंज द नेम्स ऑफ मेन स्ट्रीट्स ऑफ, जो कलकत्ता की मेन स्ट्रीट्स थी उनके जो ये नेम्स चेंज करते हैं। कैसे, जो ब्रिटिशर्स के नाम थे उन ब्रिटिशर्स के नाम से हटाकर ये ग्रेट जो बड़े बड़े जो हमारे जो बड़े बड़े जो ग्रेट मैन्स थे इंडिया के, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उनके नाम पर जो है स्ट्रीट्स के नेम रखते हैं ये कलकत्ता में, ब्रिटिशर्स के नेम को हटाकर। अब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैसे फॉर्मेशन, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बाद 1927 एडी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन करते हैं बॉयकट मूवमेंट ऑफ दिस कमीशन अक्रॉस द कंट्री में। जो ये बॉयकट मूवमेंट चल रही थी इसको ये ज्वाइन करते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ मेंशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज के बारे में इतना मेंशन नहीं था, बहुत ही कम मेंशन किया हुआ था। ही अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू के साथ फॉर्म करते हैं एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को, मतलब कि जो स्वराज के बारे में इतना मेंशन नहीं किया हुआ था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फॉर्म करते हैं विद इन द कांग्रेस में रहकर ही। एंड स्टार्ट करते हैं प्रेशराइजिंग द कांग्रेस को बिल्कुल प्रेशराइज कर देते हैं कि गोल रखो पूर्ण स्वराज का, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का तुम क्या करो, एक गोल रखो। कांग्रेस को प्रेशराइज करते दोनों मिलकर। अब एट देयर मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में जुलाई 16, 1921 एडी में देयर वाज अ फीलिंग ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन, अब एक बीच में ना एक छोटी सी क्लैश हो जाती है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। अब गांधी जी बिलीव करते हैं डीपली इन द सेंसिटी ऑफ बोथ द मीन्स एंड वेयर इज गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग एनी मीन्स फॉर द एंड। अब गांधी जी तो क्या क्या बिलीव करते हैं कि आज़ादी के लिए पवित्रता को, कि बस हमें क्या अच्छे से आराम से नॉन वायलेंट पीसफुल तरीके से हमें आज़ादी चाहिए, ये तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। लेकिन नेताजी जी है कि किसी भी तरीके को अपनाओ लेकिन एंड करो ब्रिटिशर्स का, इस चीज़ में बिलीव कर रहे थे नेताजी। तो ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू सेव भगत सिंह को ना बचाने के कारण एट द टाइम ऑफ गांधी इवन पैक्ट, ये क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को, शॉर्ट सिंपैथी टुवर्ड्स रिवोल्यूशनरीज की तरह ये अपनी सिंपैथी शो करते हैं उनकी तरफ, और इनको अच्छा नहीं लगता है कि महात्मा गांधी ने जो है गांधी इवन पैक्ट को तो उन्होंने साइन किया लेकिन भगत सिंह को नहीं बचाया, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, इनसे थोड़ी सी क्रिटिसाइज करते हैं वो गांधी जी से, और ये सिंपैथी को दिखाते हैं रिवोल्यूशनरीज की के लिए। अब देखो एट द एज ऑफ 33 ये इलेक्ट किए जाते हैं मेयर ऑफ कलकत्ता। व्हेन गांधी जी रिकॉल्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से वो शुरू करते हैं 1933 एंड 1934 एडी में। ही रोट फ्रॉम वियना दैट गांधी जी हैड मेड द सेक्रीफाइस ऑफ पीपल ऑफ द पास्ट ईयर्स गो इन वेन। अब हम पढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर। हरिपुरा सेशन इन गिविंग इम्पॉर्टेंस टू द नेशनल सर्विस ऑफ सुभाष चंद्र बोस की जो नेशनल सर्विस थी in giving importance, तो it was in his absence that the Indian National Congress was unanimously elected him as president of Congress in the Haripura session of 1938. So 1938 AD में हरिपुरा सेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट बनने के बाद ये स्टार्ट करते हैं इंटेंसिफाइंग द पेस ऑफ कांग्रेस। जो ये क्या करते हैं, कांग्रेस की गति में क्या करते हैं, तेजी लाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं अभियान ताकि हम इंडिपेंडेंस
हमें प्राप्त हो सके। ही वॉज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग द फ्रीडम, ये फ्रीडम को लॉन्च करने के फेवर में थे। फ्रीडम स्ट्रगल बाय गिविंग अ टाइमली वार्निंग टू द गवर्नमेंट को, टाइम देकर ये एक स्ट्रगल को दोबारा से शुरू करने वाले थे, गवर्नमेंट को टाइम दिया इन्होंने। नेताजी ऑलरेडी हैड डिफरेंसेस, नेताजी के जो है गांधी के साथ जो है थोड़ी सी लड़ाई वगैरह चल रही थी। विद दिस फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के तहत ये डिफरेंसेस जो है, और जब ये फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी ना, इससे इनके जो डिफरेंसेस की लड़ाइयाँ थी ना और बढ़ जाती हैं। अब ही हैज़ आइडियाज़ रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इनके आइडियाज़ होते हैं। एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, इंडिया में क्या करो फॉरेन पॉलिसी के तहत पर, और ये इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के तौर पर क्या करते हैं, इनके आइडियाज़ होते हैं। ही हैड फोरसीन द एक्सप्लोजिव सिचुएशन इन, इन्होंने यूरोप में जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन उनको देखा है एंड वॉन्टेड, अब इनको क्या है, इनको एडवांटेज उठाना है ऑफ इट, उस चीज़ का। अब त्रिपुरी सेशन देखो, इन 1939 एडी में कांग्रेस सेशन जो है त्रिपुरा मध्य प्रदेश में हेल्ड होता है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हेल्ड होता है। ही वांटेड टू बिकेम प्रेसिडेंट, बनना चाहते हैं ये फिर से। गांधी जी वॉज अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट थे गांधी जी। ही डिडंट वांट टू सी हिम, ये नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंट बने। सो इलेक्शंस होते हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में, हिस्ट्री में इलेक्शंस होते हैं फर्स्ट टाइम। सुभाष चंद्र बोस को 1580 एंड गांधी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पताबी सितमरवैया, उनको 1377 वोट्स मिलते हैं। फिर से यहाँ पर गांधी जी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को फिर से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। बट ड्यू टू द नॉन कोऑपरेशन ऑफ गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन की, उससे एंड उनके फॉलोवर्स जो है, ही कुडंट रन, कांग्रेस को ज़्यादा टाइम तक जो है रन नहीं कर पाते। अब है रेजिग्नेशन। गांधी जी कंसीडर करते हैं सितमरवैया डिफीट को उनकी खुद की हार, तो वो कहते हैं कि सितमरवैया की जो हार है वो मेरी भी हार है। इसी वजह से ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से पोजीशन हो रहा था, तो नेताजी को रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट से। 29 अप्रैल 1939 एडी थे ये फाउंड करते एक फॉरवर्ड ब्लॉक को ऑन 3 मई 1939 एडी पे। एंड फॉलोइंग जो ये इनका फॉरवर्ड पॉलिसी थी, स्टार्टेड मेकिंग द आउटलाइन ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री में, इनकी जो मूवमेंट है बिल्कुल लोगों तक पहुंच रही थी। एंड मीनवाइल सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें नेताजी स्टार्ट मेकिंग न्यू प्लान्स बनाना शुरू करते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सुभाष चंद्र बोस का जो अराइवल है जर्मनी में जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। डिटेंशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया जाता है, कैसे देखो, नेताजी वांटेड टू टेक एडवांटेज, वर्ल्ड वॉर का जो है एडवांटेज उठाना चाहते थे नेताजी, तो ही स्टार्टेड मूवमेंट को शुरू करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के उसमें पूरी कंट्री में। ऑन जून 22 1940 एडी ये मिलते हैं सरकार से और एक प्लान बनाते हैं इंडिपेंडेंस के लिए फॉरेन कंट्रीज की हेल्प लेकर। तो 2 जुलाई 1940 एडी में ही वो इनको अरेस्ट किया जाता है, जेल में रख दिया जाता है। ऑन 26 नवंबर 1940 सुभाष एक लेटर लिखते हैं गवर्नर को कि दैट रीड्स की डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल नेसेसरी फॉर द नेशन टू सर्वाइव। कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की डेथ जो है बहुत ही नेसेसरी है अगर नेशन को सर्वाइव करना है तो। इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, ये मेरे लिए नेसेसरी इंपॉर्टेंट है कि मैं मर जाऊँ आज तो इंडिया को फ्रीडम मिल सकेगा, आगे आने वाले फ्यूचर में तो इंडिया को फ्रीडम जो है मिल ही जाएगा। आफ्टर दिस ऑन 29 नवंबर 1940 एडी ही स्टार्ट हंगर स्ट्राइक रखते हैं, वो भूख हड़ताल रखते हैं। एंड फिर कुछ ही डेज में इनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल खराब होती जाती है, तो द गवर्नमेंट पैनिक्ड, घबरा जाती है। एंड ऑन 5 दिसंबर 1940 एडी में सुभाष को रिलीज किया जाता है जेल से एंड लेटर प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन द हाउस इन द, और घर में ही नज़रबंद रखा जाता है उनको, तो घर में ही रखा जाता है उसको, और उसके ऊपर नजरें रखी जाती है। अब अराइविंग इन जर्मनी इन डिस्गाइज, अब डिस्गाइज होता है जो अपना जो है वेश बदल के आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज। तो जर्मनी में आते हैं ये अपना जो है वेश को बदल कर। आफ्टर हाउस अरेस्ट, इसके ऊपर हाउस अरेस्ट मतलब घर में ही नज़रबंद रखा हुआ था इसको, तो ये स्टॉप करते हैं गोइंग आउट, मीट पीपल्स को मिल नहीं सकते हैं, मिलते भी नहीं है। तो ही ग्रू हिज अपनी बियर्ड को, अपनी दाढ़ी को जो बिल्कुल बढ़ा लेते हैं ऑन द नाइट ऑफ 16 जैन को 1941 एडी में, और डिस्गाइज एज मौलवी जियादुन नाम से ये क्या अपना वेश बदलते हैं। और ही रिच पेशावर जाते हैं, वहाँ से कोलकाता एंड देन पेशावर से काबुल में जाते हैं, काबुल जो आज कैपिटल है अफगानिस्तान की। तो नेताजी ड्यूरिंग इस डिटेंशन पे ये रहे नेताजी। फिर नेताजी एज ए जियादुल ऐसे बन जाते हैं अपनी बियर्ड को बड़ा करके। अब इसके बाद देखो भगतरम एंड उत्तम चंद मल्होत्रा को असिस्टेड हिम इन दिस, इनको हेल्प करते हैं ये दोनों। एंड हिज थ्रिलिंग जर्नी हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय उत्तम चंद मल्होत्रा, अपनी बुक में इनकी जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं। व्हेन सुभाष वो जियादुन, जब सुभाष जी क्या थे, जियादुन बने हुए थे। एंड ही देन प्रोसीड्स टू मॉस्को, फिर ये मॉस्को जाते हैं, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया।
बट रशिया हैड ज्वाइन द, लेकिन रशिया ने वॉर को ज्वाइन किया था ऑन द अलाइड साइड। दो साइड थी हमारी वर्ल्ड वॉर में, एक्सिस एंड अलाइड। तो अलाइड साइड पर रशिया थी, इस वजह से ये मॉस्को जा रहे थे, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि रशिया जो है वॉर में वॉर ज्वाइन करता है अलाइड साइड से। सो ही रीच बर्लिन जाते हैं। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो ये बर्लिन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इटालियन एम्बेसी। इटालियन एम्बेसी की हेल्प से ये कहाँ जाते हैं, बर्लिन जाते हैं। एंड हिज नेम वाज इंस्क्रिप्ट ऑर्लैंडो मेंजोटा ऑन द पासपोर्ट। लेकिन पासपोर्ट में इनका नाम क्या दिखाया जाता है, ऑर्लैंडो मेंजोटा। ये रहे ऑर्लैंडो मेंजोटा। अब मीटिंग विद हिटलर के साथ ये मीटिंग करते हैं। बोस, सुभाष चंद्र बोस जो है हिटलर से मिलते हैं आफ्टर अ गैप ड्यूरिंग हिज जर्मन स्टे। जब जर्मनी में ये रुकते हैं तो वहाँ पर ये हिटलर से मिलते हैं गैप में। तो जब हिटलर आस्क करते हैं हिम अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल विजन के बारे में, उसके पूछते हैं नेचर के बारे में, तो ही आस्क्ड वॉन ड्रेट से पूछते हैं हु वाज वर्किंग एज एन इंटरप्रेटर, जो कि इंटरप्रेटर के तौर पर काम कर रहा था। उनसे पूछते हैं कि टू टेल हिज एक्सीलेंसी, दैट एक्सीलेंसी के बारे में बताओ इनकी, दैट आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में अपनी पूरी लाइफ पॉलिटिक्स में ही रहा हूँ। एंड आई नीड समवन्स एडवाइस इन दिस, और मुझे किसी की एडवाइस चाहिए थी अब। एंड द इंटरप्रेटर ट्रांसलेटेड डिप्लोमेटिक। अब इसी चीज़ को जो इंटरप्रेटर है, जो मतलब कि जो जर्मनी लैंग्वेज में हिटलर को ट्रांसलेट कर कर बता रहा था, वो इसको थोड़ी सी ना कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको थोड़ी सी डिप्लोमेटिक तरीके से करते हैं। तो मतलब कि वहाँ पर एक वॉन्ड्रेट थे, वॉन्ड्रेट जो कि कौन थे, ट्रांसलेटर थे। तो सुभाष चंद्र बोस इनको बताते हैं, फिर ये हिटलर को बताते हैं इनकी लैंग्वेज में, फिर हिटलर इनको बोलते हैं, फिर ये सुभाष चंद्र बोस को बताते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन सेंटर एंड आज़ाद हिंद रेडियो इन जर्मनी में वो इस्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर रीचिंग बर्लिन में पहुंचने के बाद जर्मनी, नेताजी इस्टेब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया सेंटर को। इट हैड 20 इंडियन मेंबर्स थे इसमें। विद द हेल्प ऑफ अ मेंबर, एक मेंबर की हेल्प से डॉक्टर M.R. व्यास आज़ाद हिंद रेडियो को इस्टेब्लिश किया जाता है एंड स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग इन कंट्री में, इसकी ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब फॉर्म करते हैं कॉन्टिनेंट होते ग्रुप ऑफ पीपल्स को। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को ये फॉर्म करते हैं जो कि कौन थे, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो वॉर में लड़े हुए जो प्रिजनर्स थे, वो उनकी हेल्प से ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाते हैं इन जर्मनी के अंदर ही, विच वॉज प्रोसिक्यूटेड टू द आज़ाद हिंद फौज, जिसका जो कौन थे, अग्रदूत थे आज़ाद हिंद फौज के। अब नेताजी जो है इन्फॉर्म करते हैं जर्मन फॉरेन डिपार्टमेंट को इस प्लान के बारे में। एंड जर्मन फॉरेन डिपार्टमेंट स्टार्ट गिविंग इनको फाइनेंशियली जो है हेल्प करता है। किनको करता है, वो नेताजी को हेल्प करता है। एंड ये प्रॉमिस करते हैं दैट द लोन वुड बी रिपेड, जब वो फ्री होंगे तो हम लोन को पे कर देंगे। तो 2 साल बाद ये रिपे करते हैं 5 लाख येन। 5 लाख येन जो है ये उनको देते हैं 2 साल बाद, फ्रॉम द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडियंस इन द साउथ ईस्ट एशिया, से जो मनी कलेक्ट की गई थी इंडियन से, तो वो उनको क्या करते हैं 5 लाख जो येन है गवर्नमेंट को दे देते हैं वहाँ पर। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन कैसे होता है। जब ब्रिटिशर्स फोर्स करते हैं सरेंडर टू द जापानीज आर्मी इन सिंगापुर, ही स्टार्ट प्लानिंग गो टू एशिया। जब सिंगापुर के अंदर जापानीज आर्मी क्या करती है, ब्रिटिश फोर्सेस को सरेंडर कर लेती है, तो वो क्या करते हैं, नेताजी क्या करते हैं, स्टार्टेड प्लानिंग गो टू एशिया में जाने के लिए प्लानिंग करते हैं। एंड रीच साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच जाते हैं आफ्टर 90 डे सबमरीन वोयाज। तो सबमरीन वोयाज के 90 डे के बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। अब रास बिहारी बोस हैड बीन लीडिंग ए लाइफ ऑफ सेल्फ एग्जाइल फॉर लॉन्ग टाइम, और जो रास बिहारी बोस थे वो भी बिल्कुल छिप के रह रहे थे, दूसरी कंट्री में गए हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में साउथ ईस्ट एशिया बाय फॉर्मिंग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और साउथ ईस्ट एशिया में रहकर एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को फॉर्म करके वो चाहते थे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए। अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम हिम, प्रीतम सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा उस्मान खान वर ऑल्सो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे ये फ्रीडम इन बर्मा में, थाईलैंड में, संघाई में। तो जो प्रीतम सिंह है ये बर्मा में बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे थे आज़ाद कराने के लिए। बाबा अमर सिंह जो है वो थाईलैंड में, और बाबा उस्मान खान जो है कहाँ पर, संघाई में रहकर क्या कर रहे थे, इंडिया को हेल्प कराने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे थे। तो इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया जाता है एफर्ट्स ऑफ ऑल दीज एंड विद द हेल्प ऑफ कैप्टन मोहन सिंह की हेल्प से इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया जाता है। लेकिन सून इनकी वजह से क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं जापानीज ऑफिसर और मोहन सिंह के बीच में, कुछ आपस में ना थोड़े से डिफरेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये है जो डिसइंटीग्रेट टूटना शुरू हो जाता है। अब टेकिंग ओवर द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमांड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेते हैं। अब रीच टोक्यो में पहुंचते हैं ऑन जून 20, 1943 AD में। सबमरीन वोयाज से फिर वो कहाँ पहुंचते हैं, टोक्यो में पहुंचते हैं, और फिर ये मिनिस्टर से मिलते हैं
मिनिस्टर्स मिलिट्री ऑफिसर से मिलते हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिलते हैं। अब 2 जुलाई 1943 एडी में ये सिंगापुर पहुँचते हैं एंड ऑन जुलाई 4 1943 में रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द रीन्स ऑफ इंडियन नेशनल। अब रास बिहारी बोस क्या करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं, होल्डिंग अ मीटिंग। और वो क्या करते हैं, फिर एक सिंगापुर में मीटिंग को होल्ड करते हैं, मतलब मीटिंग लगाने के लिए जाते हैं। अब फ्रॉम दे हेयर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाने लगता है यहाँ से। एंड ही सैड इन द मीटिंग में बोलते हैं दैट लिसन भारतवर्ष सुनो, इज कॉलिंग, भारतवर्ष हमें बुला रहा है, टेक अप आर्म्स, अपने हथियार उठा लो, लेट्स गो टू दिल्ली, हम चलते हैं दिल्ली के लिए। अब नाउ ही बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं एंड ही वोर मिलिट्री कॉस्ट्यूम को भी ये पहनते हैं। अब नेताजी वांटेड टू रिक्रूट 3 लाख सोल्जर्स को वो भर्ती करना चाहते थे। फॉर दिस मनी को बहुत जरूरत थी कि मनी तो चाहिए है, तो 1 करोड़ जो रुपीस है हबी बुरहमन जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे रंगून से, वो उनको 1 करोड़ रुपीस दे देते हैं। एक गुजराती वुमेन थी मिसेस बटाई देवी, वो उनकी जो 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज थी, जो उनकी संपत्ति थी वो छोड़ के गई हुई थी वो, तो वो उनको दे देती है अपनी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की। 1 करोड़ रुपीस वो देती है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इनको मिलती है। आज़ाद हिंद बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है रंगून में। NRI नॉन रेसिडेंट जो इंडिया के थे वो मनी देते हैं नेताजी को बाय सेलिंग अपने ऑर्नामेंट्स आभूषण को बेचकर। NRI भी जो है नेताजी को पैसे देते हैं। अब देखो नेताजी ओपन आर्मी ऑफिस, अब आर्मी ऑफिस को ओपन करते हैं नेताजी सिंगापुर में, माल्या में, जावा, सुमात्रा, बुर्मा टू रिक्रूट, ताकि जितने हो सके हम उतने सोल्जर्स को भर्ती कर सके। तो इस वजह से क्या करते हैं नेताजी, बहुत सारे आर्मी ऑफिस को ये ओपन करते हैं सिंगापुर, माल्या, जावा, सुमात्रा, बुर्मा को, ताकि बहुत जितने हो सके उतने सोल्जर्स को ये भर्ती कर सके। अब एट द सजेशन ऑफ अबीद हसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक स्लोगन देते हैं जय हिंद का। अबीद हसन के सजेशन के बाद तो रविंद्रनाथ टैगोर पोएम वो चूजन, रविंद्रनाथ की जो पोएम थी उसको चूज किया जाता है हमारा नेशनल एंथम। और ट्राइकलर ऑफ द कांग्रेस वॉज चूजन, और जो कांग्रेस का ट्राइकलर था तिरंगा था उसको नेशनल फ्लैग के तौर पर चूज किया जाता है। रिप्लेस द चरखा विद द जंपिंग चीता, और जो चरखा को रिप्लेस करके और कांग्रेस का जो ट्राइकलर था, कांग्रेस का जो झंडा था उसको नेशनल फ्लैग के तौर पर चूज किया जाता है। अब आर्मी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ब्रिगेड्स में, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट फॉर वुमेन्स, ये वुमेन्स के लिए थी रानी ऑफ झांसी जरा जो ब्रिगेड है। अब लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है प्रेसिडेंट बना दी जाते हैं रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। रेजिमेंट होता है एक परमानेंट यूनिट, एक आर्मी कमांडर की, एक जिसको कौन करता है, हेड कर्नल जो है इसको हेड करता है एक आर्मी को हम कह सकते हैं। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है रानी ऑफ झांसी की जो रेजिमेंट है उसको प्रेसिडेंट थे लक्ष्मी स्वामीनाथन। इट हैड 156 वुमेन्स थी, इसमें 156 वुमेन्स थी एंड लेटर देयर नंबर जो है 1000 तक रीच हो जाता है और चिल्ड्रंस की आर्मी को भी फॉर्म किया जाता है। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंट्रीम गवर्नमेंट, इंट्रीम होता है जो टेम्पररी कुछ ही टाइम के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कैसे इस्टेब्लिशमेंट होती है इंटरिम गवर्नमेंट की, तो 21 अक्टूबर 1943 एडी में इंटरिम गवर्नमेंट को अनाउंस किया जाता है एज द कैथे सिनेमा हॉल इन सिंगापुर में इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है। दी अनाउंसमेंट वॉज ऑफ 1500 वर्ड्स की अनाउंसमेंट थी, वर्ड्स जिसको प्रिपेयर किया गया था नेताजी के द्वारा। अब देखो बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे अपॉइंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। इन अ स्टन्ड एटमॉस्फेयर, डिजी एटमॉस्फेयर में नेताजी जो है रीड करते हैं ओथ को, किसके नाम पर, इन द नेम ऑफ गॉड के नाम पर वो ओथ को जो है शुरू करते हैं रीड करने। आई टेक दिस सेक्रेट ओथ, मैं ये पवित्र ओथ ले रहा हूँ, दैट आई विल फ्री 38 करोड़ सिटीजन, की मैं 38 करोड़ ऑफ सिटीजन को आज़ाद करूंगा। अब सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद 9 कंट्रीज जैसे कि इटली, जापान, जर्मनी, फिलीपाइंस, चाइना, क्रोशिया, थाईलैंड, मंचूरिया इन बर्मा जो है रिकॉग्नाइज करते हैं इसको। अब स्ट्रगल देखो इंडियन नेशनल आर्मी का 23 एंड 24 अक्टूबर 1943 एडी में सुभाष चंद्र बोस डिक्लेयर करते हैं एक वॉर इंग्लैंड के अगेंस्ट। रंगून वॉज मेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स रंगून में बनाए जाते हैं, स्ट्रगल कंटिन्यू होता है वहाँ से। अब 4 जनवरी 1944 एडी में जो आर्मी है मार्च करती है रंगून के लिए टू द अराकन हिल्स से। अब इन बर्मा में जो आर्मी है गेव अ टफ फाइट टू द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को बर्मा में जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है, टफ हम कह सकते हैं एक लड़ाई वहाँ होती है। आर्मी एंट्रीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर आर्मी की एंट्री ऑन 1 मई 1944 एडी इंडियन नेशनल आर्मी जो है एंटर करती है इंडिया में एंड ही पर्गनेट सीन अपॉन रीचिंग इंडिया हैज़ बिन डिस्क्राइब। और
इस टचिंग सीन को किसने डिस्क्राइब किया है? R.C. मजूमदार ने इस सीन को डिस्क्राइब किया है एज अ सोल्जर्स ले कि सोल्जर्स जो है पेट के सहारे धरती पर नीचे लेट जाते हैं एंड स्टार्ट किसिंग द सॉइल को किस करते हैं एंड वेव द फ्लैग और झंडे को फहराते हैं और नेशनल एंथम और हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको गाते हैं। आर्मी होस्टेड द फ्लैग इन एंड अराउंड कोहिमा और कोहिमा के आसपास वाले एरिया में क्या करते हैं? झंडे को फहराती है आर्मी। आफ्टर दैट एक प्लान को बनाया जाता है इम्फाल पर अटैक करने के लिए। वहाँ पर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश जो है शुरू हो जाती है। तो सपोर्ट ऑफ जापानीज का जो सपोर्ट था वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। 4000 सोल्जर्स को मार दिया जाता है। इन अक्टूबर 1944 एडी में इम्फाल जो अभियान था उसको रोक दिया जाता है, पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब रोकते नहीं, आगे बढ़ा देते हैं। अब आर्मी क्विकली कैप्चर करती है फोर्टिफाइड पोस्ट ऑफ क्लैंग की जो पोस्ट थी, फोर्टिफाइड पोस्ट थी जो, उसको आर्मी क्या कर देती है? उसको कब्जा कर लेती है। प्लेस कॉल्ड मयोमो, वो मयोमो को कैपिटल बना दिया जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया की। अब जर्मनी वो डिफीटेड, जर्मनी को हरा दिया जाता है 1944 एडी एंड जर्ली 1945 एडी में। सो ऑन 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 एडी जापान ऑल्सो हैड टू सरेंडर, जापान भी सरेंडर कर देता है विद ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स ऑन, जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 1945 में बॉम्ब्स डाले जाते हैं 6 से 9 अगस्त पर, तो जापान को भी सरेंडर करना पड़ता है। इस सिचुएशन में 17,000 सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो सरेंडर करते हैं। अब इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो भी अपना सरेंडर कर देते हैं भाई। आफ्टर दैट नेताजी मेड प्रिपरेशन करते हैं वो रशिया जाने के लिए। ही रीच सरगांव में पहुंचते हैं वो ऑन अगस्त 17 एंड ताइपेई ऑन 18 अगस्त 1945 एडी। हिज प्लेन टूक ऑफ एट 2:30 AM पर उनका जो प्लेन है वो मतलब टेक ऑफ होता है, शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर डिनर इट हैड कोच फायर इमीडिएटली, और इस प्लेन में क्या फायर लग जाती है, आग लग जाती है। इट इज़ बिलीव, ये बिलीव किया जाता है कि दैट हिज बॉडी वॉज कोस्ड एंड ही डाइड, उनकी बॉडी जो है बिल्कुल जल जाती है और ये मर गए भाई। ऑल्दो टिल डेट नो, अभी तक कोई एविडेंसेस नहीं पाए गए उनकी डेथ के बारे में। मैनी कमीशंस एंड कमिटीज जो है कंस्टिट्यूट की गई है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। हबीबुर्रहमान वॉज विद हिम, और हबीबुर्रहमान जो है इनके साथ ही थे। अब ट्रायल ऑन इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर ट्रायल की जाती है। अब आफ्टर द सरेंडर ऑफ आर्मी, जब सरेंडर करती है तो ट्रायल ऑफ प्रिजनर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी जो है, जो आर्मी के जो ऑफिसर्स थे इनके ऊपर क्या हो जाती है? ट्रायल शुरू कर दिया जाती है। एंड बाय नाउ जो पब्लिक है हैड कम टू नो, पब्लिक को पता चल जाता है कि इनके साथ जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आर्मी के लीडर्स, और आर्मी और नेताजी ऑल ओवर द कंट्री के साथ जो इनकी जो इंडियन नेशनल थी आर्मी थी, इसके साथ क्या कर रहे हैं? वो शोषण कर रहे हैं। इनके जो ऑफिसर्स थे, इनके जो अंदर जो प्रिजनर्स इनको पकड़ा गया है, इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो होल कंट्री फिर से अभियान और पूरी कंट्री प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। तो 5 नवंबर 1945 में जो है शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह डिलो एंड प्रेम कुमार सहगल के लिए ट्रायल शुरू होती है। बिगेन इन द रेड फोर्ट में शुरू होती है। एमिनेंट लॉयर्स गिव इररिफ्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ताकि इनके डिफेंस में इनको बचा सके। इंडियन नेशनल आर्मी के डिफेंस में बहुत सारे जो है आर्ग्यूमेंट्स देती हैं। अब ट्रायल वेंट ऑन टिल दिसंबर 31, 1945 तक ट्रायल चलती है। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ 57 डेज की जो है ट्रायल चलती है। एंड 30 विटनेस अपीयर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेंटिफ जिनको जो नुकसान हुआ है उनकी तरफ से क्या 30 विटनेसेस आते हैं एंड 12 जो है डिफेंसेस किए जाते हैं। अब 3 जनवरी को 1946 में मिलिट्री कोर्ट कन्विक्ट करता है तीनों को एक्यूज ऑफ वॉर अगेंस्ट एम्परर के अगेंस्ट इनको ये क्या किया जाता है? एक्यूज किया जाता है तीनों को एंड सेंटेंस देम टू एग्जाइल फॉर लाइफ, और उनको क्या किया जाता है? फिर इनको पूरी लाइफ के लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है। अंडर पब्लिक प्रेशर के अंडर में एवरीवन की पनिशमेंट वो फॉरगिवन, सबकी पनिशमेंट जो है माफ कर दी जाती है, एक्विट किया जाता है सबको। अब स्लोगन इकोड अक्रॉस द कंट्री में, स्लोगन है जो इको हो रहा था, मतलब कि स्लोगन जो पूरी कंट्री में फैला हुआ था, जो लोग बोल रहे थे, लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, लाल किले से आई आवाज, सहगल डिलो शाहनवाज। अब जो एक्टिविटीज़ हैं, केसेस है, इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएटेड स्टीर इन द होल कंट्री में एक स्टीर को क्रिएट करते हैं। स्ट्रगल ऑफ द इंडियन नेवी 1946 में इंस्पायर करते हैं इस आर्मी को। तो दिस में हैव बीन द, ये क्या है? हैव बीन द सिंगल मोस्ट डिसिसिव रीजन है बिहाइंड ब्रिटिश लिविंग इंडिया के पीछे ये एक सिंगल रीजन है। हुक, तो ये जो ऑथर था बुक का, स्प्रिंगिंग टाइगर रोड, लिखते हैं कि देयर इज नो डाउट, यहाँ कोई डाउट नहीं है, दैट द इंडियन नेशनल आर्मी ब्रोड द एंड ऑफ, कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिशर्स को बिल्कुल एंड तक ले आए, एंड टू एन एंड नॉट ओनली ऑन द बैटल फील्ड पर नहीं, बट विद द
कैटेस्ट्रॉफिक अटैक, मतलब तबाही अटैक से ही वो ब्रिटिशर्स को आर्मी जो है, इंडियन नेशनल आर्मी है जो ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल एंड पर ले आई है वो। अब कुछ फ्यू पॉइंट्स है कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी के जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में। इंस्पिरेशन टू यूथ, यूथ को इंस्पायर किया गया बाय अपोजिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपोज किया इन्होंने, और इन्होंने नेशनल मूवमेंट को बिल्कुल युद्धरत एंड स्ट्रगलिंग विद द इंडियन नेशनल आर्मी के साथ नेशनल मूवमेंट को बिल्कुल एक युद्ध की तरह बिल्कुल एक संघर्ष इन्होंने शुरू किया। एंड थ्रो संघर्ष एंड वॉर द नेशनल स्पिरिट है उसको रेस किया जाता है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर। सुभाष चंद्र बोस जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते हैं कम्युनल यूनिटी, जो धर्म के बेसिस पर जो लोग अलग हो रहे थे उनको बिल्कुल एकता में बांट देते हैं। एंड और क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, कैसे, हिंदूज को, मुस्लिम्स को, सिख को एक ही आर्मी में इकट्ठा कर एकता में जोड़कर। NRI जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कंट्रीब्यूटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं बाय सपोर्टिंग आर्मी को, बिल्कुल अपने दिल से इसको सपोर्ट करते हैं। 1946 AD में जो रिवोल्ट होता है नेवी इन मुंबई में वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय बोस, इंस्पायर हो जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी में। ब्रिटिश वर फोर्स टू, ब्रिटिशर्स को फोर्स कर देते हैं इंडिया को छोड़ो भाई। वुमेन डोनेटेड, अपनी ज्वेलरीज को डोनेट करती है। बताई देवी डोनेटेड प्रॉपर्टी को डोनेट करती है। लक्ष्मी स्वामीनाथन रेजिमेंट देती हैं। एंड 1000 वुमेन्स जो है एक्टिव ऑन द वॉर फ्रंट्स पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, विच लेड द, जिन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया है वुमेन इन द फाइटिंग मूवमेंट पर। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है आज, रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।